टारगेट विद सोनू में आपका वेलकम है। आई होप आज आप अच्छे होंगे। आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सपोर्ट किया है, ऐसे आप लोग सपोर्ट बनाए ही रखिएगा। और आप लोग हम सोच रहे हैं आप लोगों को कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट करा कर ही छोड़ेंगे। तो ये लगभग 5वां प्रैक्टिस सेट है। आप लोग देख लेना बारी बारी से। आप एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो एक देख लेना। ज़्यादा मिनट के तो है नहीं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं रहा। आप पहली बार कम स्पीड में देखना, दूसरी बार स्पीड को बढ़ा के देख लेना, ताकि तैयार भी हो जाए आप लोगों का। ये CDP का आज हम 30 क्वेश्चन कराएंगे। ये पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड के लिए दोनों में रहेगा। देख रहे थे तो दोनों को सिलेबस सेम टू सेम है, तो आप लोग इस पेपर 1, पेपर 2 के लिए पढ़ सकते हैं। आप लोग अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिलब्धि और भाषा संबंधित योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? पहला है लावेल तथा मार्केल, दूसरा है स्पाइकर तथा इरविन, तीसरा है फिशर तथा यम्बा, चौथा है टर्मन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताइए। इसमें दूसरा है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, स्पाइकर तथा इरविन। दूसरा देखते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम है। तो पहला है उद्दीपन प्रक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। दूसरा है पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। तीसरा हम देखते हैं शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। चौथा देखते हैं पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित, मतलब शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं इसमें। तो तीसरा हम देखते हैं बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थनदायी थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप हो है? तो आप लोग बताइएगा इस चारों ऑप्शन में कौन सा सबसे सटीक सही होता है। पहला हम देखते हैं बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। दूसरा हम देखते हैं कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व है। तीसरा देखते हैं हम व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। चौथा देखते हैं सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता एवं द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कई सूक्ष्म योग्यता निहित होती हैं। चौथा हम देखते हैं क्रिस्टलाइज्ड संबंधित है। पहला है मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता से। दूसरा है व्यवहार संबंधित विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता से। तीसरा है अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधित कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता से। चौथा है पठन विकार का आधारित एक सामान्य योग्यता से। आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा।
इसमें चौथा का तीसरा सही होगा। अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधित कारकों पर आधारित एक समान योग्यता से। हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? पहला है शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, दूसरा है शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण के में अंतर, तीसरा है शिक्षार्थियों के रुचि में अंतर, चौथा है शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, शिक्षार्थियों के बुद्धि में अंतर। छठवां है, देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? पहला है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, दूसरा है प्रत्येक बालक का शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, तीसरा है प्रत्येक बालक का पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, चौथा है प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा है। इसमें पूछा है नहीं हो सकता। आप लोग पढ़ते समय आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा हो तो नहीं वाला ही ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। सातवां है अधिगम पर व्यक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? पहला है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा है संपूर्ण जीवन। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, संपूर्ण जीवन। आठवां है लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव। पहला है उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, दूसरा है वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती है, तीसरा है वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, चौथा है वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर एक सही होगा, उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है। नौवां है वो छात्र जिन्हें है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है प्रमास्थिकीय घात, दूसरा है गूढ़ज वैकल्य, तीसरा है पठन वैकल्य, चौथा है गतिमान दिव्यांगता। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, पठन वैकल्य। दसवां है आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? पहला है बच्चा सामान्य सोच वाला, दूसरा है बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, तीसरा है बच्चे में मनोवैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, चौथा है बच्चे का मन पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में लगा रहता है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। 11 देखते हैं हम, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है? पहला है
इन प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। दूसरा है, ये प्रश्न विद्यार्थियों के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं है। तीसरा है, इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। चौथा है, इन प्रश्नों को कल्पनाशीलता का विकास होता है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा होगा। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। इन प्रश्नों की वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। 12 है, निम्न में से कौन सा हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। पहला, शैक्षिक स्थानों तक पहुँच। दूसरा है अधिकारों में समता। तीसरा है भाग लेने का अवसर। चौथा, सामाजिक वर्तिकाग्र। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें सामाजिक वर्तिकाग्र सही होगा। 13 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्न लिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आप लोग इसमें बताइए कौन चारों ऑप्शन में कौन सा असत्य है, मतलब निगेटिव बता रहा है। पहला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत पहलू में अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। दूसरा, व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास में शैक्षिक और इसके अलावा शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। तीसरा है, इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। चौथा है, इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। इसमें शिक्षार्थियों को उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। 14 है, आप अपनी कक्षा में अध्ययन की गति तेज कर सकते हैं यदि। देखते हैं। पहला है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा हम देखते हैं, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। चौथा है, कक्षा में अवधि के परीक्षाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक और प्रक्रिया को सुगम बनाएं। 15 है, किस तरह का प्रश्न पूछकर बच्चों को समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। पहला है, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। दूसरा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा। तीसरा है, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम बताइए। चौथा है, बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग को रूपरेखा तैयार कीजिए। आप लोग बताइएगा कौन सा सबसे अच्छा आप सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। बीजों को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। 16 देखते हैं, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है अवास्तविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है।
जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है या अधियम को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण सिद्धांत, चौथा है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। 17 है, आप अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को पूरा कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में आप क्या तरीका बेहतर होगा? पहला है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। दूसरा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। चौथा है अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया होगा, सबसे बेहतर होगा, आप लोग बताइएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। 18 है, जब किसी किशोर में किसी वस्तु समस्या पर परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं परिपक्वता। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है आध्यात्मिक विकास, चौथा इनमें से कौन नहीं? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, संज्ञानात्मक विकास। उन्नीस प्रश्न देखते हैं। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। तो उसकी इस व्यक्तित्व भिन्नता का कारण है। पहला है उसका शरीर विकास, दूसरा उसकी विशिष्ट योग्यता, तीसरा उसका संवेग, चौथा उसकी गति। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सबसे सटीक रहेगा। इसमें है उसकी विशिष्ट योग्यता, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 20 है, लेव वाइगोत्स्की के विचार में पहला है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, तीसरा है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, चौथा है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं होती है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। 21 है कथन अभिकथन। पहला है ए है, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की अपेक्षा करनी चाहिए। पहला है भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं, वह तर्कहीन चिंता की प्रक्रिया दर्शाती है। कूट देखते हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर दोनों गलत होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। ए आर की व्याख्या भी नहीं करता और दोनों भी गलत भी हैं।
22 है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचने के लिए सहायता को उसको उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? पहला सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, पहला है, दूसरा है अंतर पक्षता पर प्रदर्शन, तीसरा है पहाड़, चौथा है विद्यार्थी को संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा है पहाड़, मतलब एक ढांचा तैयार करती है। 23 है, वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? पहला है भाषा, दूसरा है परिकल्पना, तीसरा है स्कीमा का विकास, चौथा है इनाम व सजा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। पहला इसमें भाषा। 24 प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षिका का और होना बहुत जरूरी है। पहला है गतिशील या लचीला, और दूसरा है संरचित अनम्य, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण पारदर्शी, चौथा है आंतरिक और व्यवहारवादी। तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा। इसमें पहला है गतिशील और लचीला। 25 है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण को निर्माण करते समय निम्न में से कौन से बातों को ध्यान रखना चाहिए? पहला, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधियाँ, दूसरा है जोखिम लेने में विद्यार्थियों को सहायता करने के तरीके, तीसरा है एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, चौथा है आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। इसमें आप लोग बताइएगा कूट में कौन सा सही होगा। इसमें तीसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री का व्यवस्थित करने की विधि, और दूसरा है जोखिम लेने में विद्यार्थियों को सहायता करने के तरीके, और चौथा है आकलन में भिन्न भिन्न विधियाँ। ये ऑप्शन नंबर तीसरा है, ये गलत है। 26 देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप में लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है? डिस्कैल्कुलिया, ये तो गणित का प्रभाव, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, और चौथा है डिस्प्रैक्सिया। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर लिखने संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसमें डिस्ग्राफिया। 27 है, शैक्षणिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्न में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षणिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? पहला है, हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन सामान्यतः सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों? दूसरा है, यदि आपके माता पिता में एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने का संभावना अधिक है? तीसरा है, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? चौथा है, बैक्टीरिया और वायरस में विभिन्न प्रकार की कौन से रोग होते हैं? तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें
ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। यदि आपके माता पिता में एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है? 28 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रभावित है? पहला है अपनी अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। दूसरा देखते हैं, विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है बाल विद्यार्थियों के रूप में बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। चौथा है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? 28 के तीसरा सही होगा। बाल शिक्षार्थियों के रूप में बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। 29 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से निम्न में से किसे बढ़ावा देना है? समावेशी शिक्षा। दूसरा है बच्चों के बीच प्रतियोगिता। तीसरा है शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा। चौथा है बच्चों में शैक्षिक उत्कृष्टता। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 12 सही होगा, समावेशी शिक्षा। 30 देखते हैं हम, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निम्न में से क्या शामिल है? पहला है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों का योजना बनाना। दूसरा है शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। तीसरा है शिक्षक को अध्ययन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। चौथा उपरोक्त सभी। आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा इसमें? इसमें उपरोक्त सभी होगा सही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। थैंक यू।